हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इससे रिलेटेड मैंने एक फर्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था। बहुत सारे लोगों को पूछा था क्या इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने येस बोला। तो डेफिनेटली अभी इस वीडियो में हम लोग ऐसी चीज़ सीखने जा रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एज अ फंडामेंटल एनालिसिस मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताने के लिए यहाँ पे आसानी पड़ जाएगी। बट जैसे मैंने कहा, ये चीज़ें समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं। बट स्टिल मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके पूरा देख लेना। एंड जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज का दिन खत्म होने से पहले, मतलब सोने से पहले, आप लोगों को एटलीस्ट कुछ नई चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ पे मैटर क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं यहाँ पे। सो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आपके रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। तो शायद से हम लोग जितना हो सके मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी चीज़ों से बचा पाए। देखिए, होने के लिए अच्छा भी हो सकता है, बट अगर बुरा हुआ तो क्या हो सकता है वो रिटेल इन्वेस्टर को यूजुअली नहीं पता होता है, इसलिए वो ट्रैप हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। यूजुअली वीडियो बड़ा भी बन सकता है क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं किस स्टॉक किस से रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली है। सो दोस्तों, बात होने वाली है यहाँ पे जेट एयरवेज से रिलेटेड। यस दोस्तों, अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा, बहुत सारे लोगों को ये पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा। मैंने खुद ही कहा है कि मत खरीदो, बट स्टिल मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये जो प्रोसीजर यहाँ पे बात आ रही है सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 दिन का चार्ट पैटर्न में दिखा दूँ, 1 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, कंसिस्टेंटली यहाँ पे तेजी दिखने को मिली है। लगभग 8 दिन, यस दोस्तों, 8 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग चुका है। एंड आज भी एक ऐसी न्यूज़ आ चुकी है जो कि इस अपर सर्किट को शायद से कंटिन्यू रख पाए। बट मैं शुरुआत में ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग भी अपर सर्किट में यहाँ पे रोज सुबह उठकर जेट एयरवेज में यहाँ पे ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बाइंग ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उनको शेयर्स नहीं मिल रहे, बहुत ही बुरी तरीके से आप लोग फंस सकते हो। सो ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, चलिए, यहाँ पे कुछ टफ चीज़ें हैं जो कि कानून से रिलेटेड है, बट आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आसान भाषा में इस्तेमाल करूंगा, एग्जैक्टली लॉ की वर्ड्स यूज़ नहीं करूंगा। सो ये बात आप लोगों को पता चल जाएगी। सो दोस्तों, जेट एयरवेज आप सभी लोगों को पता है, इनके ऊपर लगभग है 40,000 रुपये। 40,000 मतलब करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है इनके ऊपर। और दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 2016 में एक नया कानून यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आईबीसी कोड 2016 आप लोगों के सामने है। इसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बहुत ही पावरफुल कानून है, हम लोग ऐसा इसको बोल सकते हैं। मुझे पता है कुछ कानून से जो रिश्ता रखने वाले लोग हैं वो ये भी कहेंगे, सर इससे पहले भी तो सरफेसी जैसे एक्ट थे और भी अलग अलग कानून थे, तो उसी टाइप के कानून ऑलरेडी अवेलेबल थे, ज़रूर अवेलेबल थे। बट अगर हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो डेफिनेटली हम लोग को थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में ये कानून देखने को ज़रूर मिलता है। हालांकि देखा जाए तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाई भी है। आप देख सकते हैं आईबीसी कोड, अगर आप लोग विकीपीडिया के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट रिटेल इन्वेस्टर को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, एंड देखा जाए तो कानून की चीज़ें बोरिंग भी ज़रूर होती है। सो एक कानून क्या कहता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड अगर आपको ये कानून का प्रोसेस पता चले तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जेट एयरवेज में आप लोग क्यों यहाँ पे फंस सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले ये कानून का ताकत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये कानून 2016 में बनाया गया था। आप सभी लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी है, यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन खराब रहेगा बट पता होना चाहिए आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी XYZ, इस कंपनी ने यहाँ पे बैंक से यहाँ पे क्या कर लिया, पैसा उठा लिया, लोन ले लिया। कितना ले लिया, चलो 10 करोड़ ले लिया। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एक ऐसी कंपनी जिन्होंने बैंक से लोन ले लिया 10 करोड़, बाद में बोलते हैं हम लोग नहीं पे करेंगे। तो आप लोगों को पता है ये कोड आने से पहले एक ही चीज़ हुआ करती थी, बैंक जाती थी कोर्ट में, या फिर हम कह सकते कंपनी के कोर्ट में, एंड वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को राउंड एंड राउंड, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, मतलब बैंक को खुद का ही पैसा मांगने के लिए लिटरली दोस्तों भीख मांगनी पड़ती थी। खुद का ही पैसा है, इंटरेस्ट तो छोड़िए, प्रिंसिपल मांगने के लिए। सो दोस्तों, ये कानून आ जाने के बाद 2016, आईबीसी कोड 2016 आ जाने के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदल गई है दोस्तों। इस कानून में बहुत कुछ ताकत बैंकों को दे दी है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी लोन दे रहा है उसको दे दी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये XYZ वाली कंपनी थी, एंड यहाँ पे ये जो बैंक थी, अगर ये XYZ ने 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा बैंक से कर्जा लिया है, एंड अगर यहाँ पे वो बैंक को फेल हो जाता है पैसा रीपेमेंट करने से रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट
वापस पे करने से रिलेटेड, तो बैंक के पास ताकत है कि सीधा कंपनी को बंद किया जाए। बंद किया जाए मतलब सीधा इसको लिक्विडेशन में लिया जाए, सीधा आईबीसी कोड के अंदर जाने का, एनसीएलटी में जाने का एंड पिटीशन फाइल कर देना कि बस ये कंपनी को बंद कर दो। मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ लेना। सो दोस्तों वापस कहना चाहूँगा, सिर्फ 1 लाख रुपया होगा तो भी, चाहे तो सरकार इसका अमाउंट 1 करोड़ तक भी स्ट्रेच कर सकता है, जो कि बीच में हम लोग को देखने को मिला था। तो दोस्तों ये कानून की ताकत आप देख सकते हो। पहले बैंक क्या करती थी, राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड घूमती थी। ये कानून आ जाने के बाद बैंकों के पास ताकत आ गई दोस्तों, एंड बैंक ने इसके चलते ही यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जेट एयरवेज की भी बैंड बजा दी। आप देख सकते हो दोस्तों, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड निकाल लेना, 2016 से कानून आ गया एंड 2020 तक कितने कंपनीज हम लोग को बंद होती हुई देखने को मिली है। DHFL आप देख सकते हो, ये भी आईबीसी के अंडर है। आप सभी लोगों को पता है, जो हम लोगों ने बात की थी बीच में, अनिल अंबानी, उन्होंने अपना मुंबई का इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट अदानी को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि इस कानून के डर के वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली थी, मतलब बेच दिया एंड जितना कर्जा था वो चुका लिया। सो हम लोग कह सकते हैं इस कानून में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट ही किया, मतलब आपने सिर्फ एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया, तो पूरी ताकत बैंक के पास यहाँ पे दी हुई है। एंड यही चीज़ दोस्तों ये हम लोग को जेट एयरवेज के साथ भी देखने को मिली है। सो दोस्तों जेट एयरवेज इस कंपनी ने भी बैंकों का बहुत ज़्यादा पैसा लिया है। अगर मैं बात करूँ तो 11,000 करोड़ लिया है। एंड दोस्तों इस सबसे ज़्यादा किसी का पैसा लिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिया है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत कर दी एंड जेट एयरवेज को किसके अंडर खींच लिया, आईबीसी कोड के अंडर खींच लिया। एंड यहाँ पे जैसे ये सारी चीज़ें आ जाती है दोस्तों, इस कंपनी को यही बोला जाता है कि इस कंपनी हमारा पैसा नहीं दे पाती है, इसको बंद किया जाए। सो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों अभी तक जो मैंने बोला यहाँ पे वो था पार्ट 1। यस, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, ये कानून की बातें। एंड दोस्तों आपको पता है ये जो कंपनी बंद करना, ये जो सिलसिला है 180 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए, इतना फास्ट प्रोसेस रहता है। कभी कभी एक्सटेंशन मिल जाता है 90 दिन का यहाँ पे, तो आप कह सकते हो लगभग 270 दिन भी यहाँ पे लग सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल अभी जो हम लोगों ने माजरा देख लिया, यहाँ पे क्या हो गया कि जेट एयरवेज इन्होंने बैंकों का पैसा नहीं दिया एंड बैंक ने आईबीसी कोड 2016 के तहत बोल दिया कि भाई साहब इस कंपनी को बंद कर दिया, हमारा पैसा ही नहीं देगा। सो दोस्तों ये एक प्रोसीजर होता है कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप आईबीसी के अंडर आते हो तो एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है? 2 ऑप्शंस रखे जाते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे आइदर उस कंपनी को पूरी ताकत से वापस खड़ा करने की कोशिश कर दो, राइट, या फिर अगर वो नहीं हो पाया तो कंपनी को वैसे भी आप लोग बंद ही कर रहे थे तो वैसे भी बंद ही कर दो। सो ये कोड के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है कि कंपनी को वापस जिंदा किया जा सकता है। अभी आप लोग बोलोगे कि कंपनी को जिंदा करके क्या मिलेगा, बैंक को पैसे थोड़ी मिलेंगे, इससे अच्छा बेच ही दो। सो दोस्तों थोड़ी ना बैंक को पूरा पैसा मिलेगा, कंपनी के असेट बेचने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ को पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के ड्यूज़ देने पड़ेंगे, उसके बाद बैंक को कितना बचेगा थोड़ी हम लोगों को पता है। शायद से बहुत ही कम मिल सकता है, 11,000 करोड़ था, शायद से 2-3 हज़ार ही करोड़ मिल जाए। सो इससे अच्छा एक काम कर लो, कंपनी को वापस एक बार कम बैक करने का मौका दे दो। एंड अगर कंपनी कम बैक कर ली तो समझ लेना आपका पैसा भी कम बैक हो जाएगा, धीमे धीमे करके किस्तों में चुका देंगे। सो यही चीज़ दोस्तों आईबीसी के अंडर देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा दोस्तों अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा, देख लेना। सबसे पहले ये जो प्रोसेस है कौन शुरू करता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कौन? यहाँ पे बैंक्स। जेट एयरवेज के लिए क्रेडिटर कौन था? बैंक्स तो थे, तो बैंक ने ये सबसे पहले प्रोसीजर शुरू की। सो आप देख सकते हो उन्होंने फाइल किया एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब कोर्ट ही है, कंपनी का कोर्ट को एनसीएलटी बोलते हैं। सो दोस्तों जैसे ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट पहले चेक करता है, 14 डेज का टाइम होता है, कोई जेन्युइन तो होनी चाहिए बात, ऐसे थोड़ी है कि डिफॉल्ट कर दिया तो सारे वो प्रूफ प्रोवाइड कर देते। सो आसानी से इस मैटर को कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे एक्सेप्ट किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम आईपी, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, आरपी भी बोल सकते हैं। सो दोस्तों एक आरपी को अपॉइंट किया जाता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, नाम में ही लिखा है। रिजोल्यूशन मतलब वापस खड़ा करने वाला एक जबरदस्त दिमाग वाला आदमी। सो इसको यहाँ पे बुलाया जाता है। सो दोस्तों उसका अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, जो अभी आप लोगों ने सुना था ना, वो ये सारे आप लोगों को सब
आगे सुनाए आ जाएंगे दोस्तों। बहुत ही टफ है, इसलिए कहना चाहूँगा हर किसी के बस की बात नहीं है, ज़रूर सुनते रह लेना। क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रेडिटर ऑफ कमिटी, इसको सीओसी भी बोला जाता है। सीओसी मतलब कमेटी बनाई जाती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर कौन है? जितने भी बैंक से उनकी कमेटी बनाई जाती है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही अलाउड होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं सीओसी मतलब सारे बैंकों की कमेटी बनाई जाती है एंड एक उनका हेड बनाया जाता है जो कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल सकते हो। एंड दोस्तों उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो ये आरपी बनाया गया ना, आरपी वो क्या करता है कि चलो कंपनी को एक बार वापस खड़ा करना है ना, तो वो एक प्लान बनाएगा एंड वो प्लान बनाएगा कि कंपनी को ऐसे हम लोग वापस जिंदा कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। एंड वो प्लान बना के वो सीओसी के सामने रख देगा कि बोलेगा बैंक आपका ही पैसा इस कंपनी के पास था, ये कंपनी वैसे भी बंद होने वाली है, ये प्लान ले लो, देख लो, अगर आपको लगता है तो अप्रूवल दे दो, अच्छा रहेगा तो कोशिश कर लेंगे। एंड अगर कंपनी खड़ी हो गई तो आपका ही पैसा आप लोगों को पूरा यहाँ पे मिल सकता है ब्याज सकट। सो सीओसी क्या करते हैं यहाँ पे, ये सारे प्लान्स को पढ़ता है। कौन देता है? ये आरपी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, सारी चीज़ों को बनाता है और सीओसी के सामने रख देता है। एंड दोस्तों इसके लिए पहले 75% अप्रूवल हुआ था करता था, बाद में वो 66.5% यहाँ पे हो गया, शायद से वापस चेंजेस हो गए होंगे तो मुझे पता नहीं। सो दोस्तों ये चीज़ें आज यहाँ पे हो गई है, मतलब ये जो सीओसी है ना, उनको आरपी ने बनाया हुआ जो चीज़ है ना वो अच्छा लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा है रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ प्लान। तो उनको जो यहाँ पे जो आरपीआई था कि कंपनी को वापस खड़ा करने के लिए यहाँ पे कुछ प्लान था, वो उनको यहाँ पे अच्छा लगा। एंड प्लस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है कि एक इन्वेस्टर है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो कि इंटरेस्ट दिखा रहा है कि जेट एयरवेज को खरीदने के लिए। सो दोस्तों यहाँ तक सारी बातें हो चुकी है, बट जैसे मैंने कहा यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें अभी भी होना बाकी है। मतलब इसीलिए मैंने कहा कि पिक्चर अभी भी बाकी है, पूरा यहाँ पे मैटर नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि आरपी तो प्लान बनाएगा, सीओसी अप्रूवल दे देगा, नए इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, सब कुछ ठीक है। बट दोस्तों ये अप्रूवल होने के बाद ये वापस मैटर कोर्ट के पास चला जाता है एंड कोर्ट का भी अप्रूवल मिलना बाकी है। सो ये दोस्तों एक चीज़ बाकी है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई कि एनसीएलटी भी देखेगा कि ये जो आरपी बता रही है सीओसी ओके इसको अप्रूवल दे रहा है, क्या ये ठीक है? अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वापस कंपनी बंद। सो आप समझ सकते हो ये इतना आसान भाषा मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टफ बात है। सो वापस ये कोर्ट पे जाएगा एंड कोर्ट अगर इसको रिजेक्ट कर देता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे की चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन द केस ऑफ रिजेक्शन क्या हो जाएगा? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी के असेट बेच दो, प्लेन बीन बेच दो, जो पैसा आ रहा है सब लोगों का पैसा वापस चुका दो। आप देख सकते हैं डिसबर्समेंट ऑफ असेट बेच के सारा खेल यहाँ पे खत्म। सो दोस्तों यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो चुकी है। अभी ये वापस फैसला जाएगा कोर्ट के पास एंड वहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि सारा अप्रूवल आता है भी या नहीं। ये सारी चीज़ें अभी तक पेंडिंग है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल रिजेक्शन आ गया तो खत्म, ये 42 के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये 4 रुपये आने के लिए टाइम नहीं लेगा एंड इतने लोअर सर्किट लगेंगे कि आप लोग रोक भी नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग तेज़ी में जा रहे हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे, जो प्रमोटर यहाँ पे आ रहे, उन्होंने पहले अपफ्रंट पैसा डालना पड़ेगा इस कंपनी में। कंपनी को जिंदा करने की बात कर रहे हैं ना, खरीदने की बात करें तो पहला पैसा डालो इसमें तो कंपनी जाके खड़ी हो सकती है। सो ये दो चीज़ें अभी बाकी है दोस्तों। कौन सी दो चीज़ें बाकी है? कि आगे का फर्दर प्रोसीजर बाकी है अप्रूवल से रिलेटेड एंड सेकंड अगर ये अप्रूवल मिल भी जाता है तो उसके बाद क्या वो जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं क्या वो अपफ्रंट पेमेंट यहाँ पे करेंगे? अगर वो हाथ खड़े करते हैं तो पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई है। सो दोस्तों ये टफ एक्सप्लेनेशन था, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है, बट स्टिल जो लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सुना है डेफिनेटली मैं उनको इतना तो कह सकता हूँ कि आपका पेशेंस लेवल बहुत ही सॉलिड है। सो दोस्तों ये सारी बातें मैंने अभी तक आप लोगों को बोली है। अभी जाके आप लोगों को ये अगर आप पढ़ोगे कि जेट एयरवेज हिट अपर सर्किट आफ्टर द सीओसी अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान, मतलब जो आरपी था, जो प्रोफेशनल था, उन्होंने बोला कि ये इस तरीके से कंपनी को रिवाइव करो, तो ये प्लान सीओसी को अच्छा लगा एंड उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। बट जैसे मैंने कहा ये तो कहानी आधी हो गई, फर्दर ये अप्रूवल आना बाकी है एंड प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे फंडिंग भी आनी चाहिए, मतलब अपफ्रंट पैसा जेट एयरवेज में डाला जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, इस चीज़ों से बाद में हम लोग को कोई भी अनबन होती हुई देखने को मिल सकती है। सो आप लोग समझ सकते हो जेट एयरवेज का शेयर अभी आप लोगों को अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, ये लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगने के लिए टाइम भी नहीं लेगा। सो सिर्फ मेरा मानना यही था कि आप लोगों को ये पूरी कहानी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये टफ बातें हैं, यूजुअली बोरिंग होती है, बट स्टिल आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी साइड से ये सारी कोशिश यहाँ पे की है।
दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी ये अपर सर्किट में चलने वाले स्टॉक को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे चेस मत करना। रोज सुबह उठ के यहाँ पे बाय करने के लिए इसमें ऑर्डर मत लगा लेना, क्योंकि ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसमें लोअर सर्किट लग जाएगा, मतलब हाईएस्ट लेवल पे बुरी तरीके से आप लोग इसमें फंस सकते हो। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऐसे भागते हुए स्टॉक में जिसमें अनसर्टिनिटी है, जिसके ऊपर हम लोग कभी भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते आगे क्या हो जाएगा, ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने नहीं पढ़ना चाहिए, वरना आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो। एंड इससे पहले वार्निंग में ऑलरेडी आप लोगों को 700-800 रुपए पे जब ये स्टॉक चल रहा था तब से दे रहा था, आज तो ये 40 रुपए पे चल रहा है। सो ये कहना चाहूंगा, न्यूज़ तो बहुत अच्छी है कि कंपनी से रिलेटेड वापस जिंदा होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, बट अभी तक कहानी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। क्या पता जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अगर कल मना कर देते, कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो, तो इसीलिए इस कंपनी को पकड़ने की कोशिश मत करना। मतलब अगर आप लोग वैसे भी बाइंग ऑर्डर लगा रहे होंगे तो आप देख सकते हो आपको वो शेयर मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग, जब आपको ये शेयर मिलेगा तो ये हाईएस्ट लेवल पर जाके मिलेगा, एंड तब ये स्टॉक उसके बाद लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग के नीचे आ जाएगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये जो टफ बात थी वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। एंड स्टिल मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, मैं चाहता तो ये भी चीज़ कवर कर लेता, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जाके ये आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, तब आप लोगों को जाके कुछ ना कुछ अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे मैंने बोली है। थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली बातें थी, बट स्टिल मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। सो दोस्तों जाने से पहले जरूर आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ अगर आप लास्ट भी लिख लोगे तो मुझे समझ में आएगा कि कितने सारे लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड थे इस मैटर से रिलेटेड, एंड उन्होंने आखिर तक ये वीडियो को देखा है। तो जरूर मेरी तरफ से उनको एक बहुत ही अच्छी खासी बधाई है तो मैं दे ही दूंगा। सो आई आशा करता हूँ ये टफ वाली बात अगर आपको समझ में आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।